welcome to my channel Sushma Physicspedia, where we find the fundamental way of our living physics. हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है, दैट इज जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और इलास्टिसिटी का टॉपिक हमने अप टू स्ट्रेस तक कर लिया था। आज हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हमने कुछ है तो थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो है इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी होती है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और उसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्स घटाने के बाद ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, तो वो प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट की क्या है वो क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी। बेसिकली हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट है जो इलास्टिसिटी को फॉलो करता है उसको इलास्टिक ऑब्जेक्ट बोला जाता है। दूसरा हमने जो है मेटल जो ऑब्जेक्ट किया था दैट इज परफेक्टली प्लास्टिक, यानी जिसके ऊपर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दें और उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन ना करे। रिगेन कर ले तो इलास्टिक है और रिगेन ना करे तो वो प्लास्टिक है। जैसे हमने बात किया था आटे के लो ये डो है, इसको जब हम खींचते हैं या क्ले है उसको खींचते हैं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो नहीं जाता। उसके बाद हमने किया था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स हमने उसको स्ट्रेस से नाम दिया था कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो वो एज अ स्ट्रेस। उस स्ट्रेस का कितने टाइप हो सकते हैं, वहां पर हमने दो टाइप किए थे। एक किया था नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मली, जैसे अगर मैं इसके ऊपर नॉर्मली ऐसे फोर्स लगा रही हूँ तो ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गया एक। और दूसरा सेम हमारे पास था टेंजेंशियल, यानी अगर मैं नीचे वाला हिस्सा फिक्स कर दूं और ऊपर से इसको फोर्स लगाऊं तो यहाँ पर इसका एंगल का चेंज होगा और सरफेस ऑफ फोर्स के बीच में जो एंगल है वो हमारा क्या होगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0। और थर्ड हमने कहा था कि अगर लेंथ में कम, यानी लेंथ अगर डिक्रीज होती है तब हम उसको कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, और अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो टेंसाइल स्ट्रेस। ये सारी चीजें हमने अच्छे से की थी, अगर आपको समझनी है तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स पर यूनिट यानी हमने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया तो उसका रिजल्ट क्या होगा। यानी अगर हम लेमन तरीके से देखें कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज तो होगा, फोर्स पर यूनिट। उसी तरह से किसी भी इलास्टिक बॉडी या कोई भी बॉडी जो है उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, और वो फोर्स लगाने के बाद उसमें कन्फिग्रेशन दैट मीन्स साइज एंड शेप, तो उस कन्फिग्रेशन में क्या चेंज आता है वो सारी चीजें हमें कौन बताता है, दैट इज स्ट्रेन। तो अभी हम जो करेंगे वो हमारा टॉपिक जो है वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेन है इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिग्रेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। यानी आपने किसी ऑब्जेक्ट पर ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, यानी अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया है यानी स्ट्रेन लगाया है तो उस केस में हमारे पास उस स्ट्रेस का क्या असर पड़ा है वो असर हमें क्या बताएगा, स्ट्रेन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्रेन यानी कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है तो वो उसके साइज में भी चेंज कर सकता है, उसके शेप में भी चेंज कर सकता है, उसके एंगल में भी चेंज कर सकता है। उसी के बिहाफ पे हम इसके टाइप्स करेंगे। यानी स्ट्रेन क्या है कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के बाद उसमें कितना चेंज हुआ है वो आपका स्ट्रेन कहलाएगा। और यहाँ पर हमारे पास अगर हम टाइप की बात करें, टाइप ऑफ स्ट्रेन, तो यहाँ हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रेन है 3 टाइप्स के। फर्स्ट वन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी पहला हमारे पास क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद उसमें लेंथ में चेंज होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे स्प्रिंग है, अगर मैंने यहाँ पर लोड अप्लाई कर दिया तो इस स्प्रिंग में क्या होगा, ये इलेवेट होकर अपनी पोजीशन चेंज करेगा, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x हो गया। ठीक है, तो लेट मी सी आपको विजिबल है क्या, हाँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी हमारे लेंथ में फोर्स अप्लाई करने के बाद यानी स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद हमारे ऑब्जेक्ट के लेंथ में अगर चेंज होता है तब हम उसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ हमारे पास चेंज क्या आ जाएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये हमारा क्या स्ट्रेन का कौन सा टाइप होगा, लॉन्गिट्यूडनल। लेंथ से ही समझ में आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसके बाद देखिए बेटा एक चीज और, मान लीजिए यहाँ पर ये हमने जब अप्लाई नहीं किया तो यहाँ
5 सेंटीमीटर था, अप्लाई करने के बाद ये 6 सेंटीमीटर तक हो गया। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ आएगा 1 और ओरिजिनल लेंथ कितनी है 5। तो ये चीज हमेशा याद रखना, बच्चे जो नॉर्मली यहीं पे गड़बड़ करते हैं कि डेल्टा एल की जगह क्या लिखेंगे 6, चेंज इन लेंथ, यहाँ पर फाइनल थोड़ी ना पूछा है, यहाँ पर चेंज इन पूछा है, तो यहाँ पर आएगा 1 एंड 2। तो ये सबसे पहली हो गई। दूसरी चीज है बेटा, अगर आपका स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद उसके वॉल्यूम में चेंज आए तो उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी चेंज। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने उसका वॉल्यूम जो है V से, ये इसका वॉल्यूम V था, ठीक है, इसको एक्सपेंड किया गया, ये वॉल्यूम V है, तो यहाँ पर इसको एक्सपेंड किया गया, तो उस केस में इसका चेंज हो गया V प्लस में डेल्टा V, ठीक है। अगर एक्सपेंशन करते हैं तो यहाँ हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। बच्चे यहाँ पर आप एक चीज भी समझ सकते हैं कि मैंने तो एक्सपेंड किया है, अगर मैं इसको, जैसे मान लीजिए मैं इसको कंप्रेस कर दूं, जैसे आपने देखा होगा गोल होती है स्माइली वाली जिसको हम कंप्रेस करते हैं, तो वहां पर क्या हम उसके वॉल्यूम को कंप्रेस कम कर रहे हैं, तब उस केस में हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइड। अगर कंप्रेशन हो रहा हो तब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइड। अब इसके बाद यानी यहाँ पर इसका एक और नाम है बेटा बल्क स्ट्रेन, इसको हम बल्क स्ट्रेन भी कह सकते हैं, कई जगह इसको एज अ बल्क स्ट्रेन लिया गया है। तो पहला आ गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तीसरा जो है हमारा है शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन जैसे हमने टेंजेंटियल स्ट्रेन के बारे में किया था, यानी अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से, और मैंने ये हिस्सा इसका फिक्स कर दिया, ये हिस्सा फिक्स करने के बाद मैं यहाँ फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये एंगल में चेंज है, यानी ये हिस्सा यहाँ चला जाएगा और ये हिस्सा यहाँ आएगा, ये एंगल चेंज होगा, तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेन होगा वो होगा दैट इज थीटा, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेन। अगर आप थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये लेंथ L है हमारी और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डेल्टा x है, तो ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन में L। वैसे बेसिकली हम यहाँ पर जब एंगल चेंज होता है तब उस केस में हम क्या कर रहे हैं, शेयरिंग स्ट्रेस लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये रबड़ का है हमारे पास, ठीक है, मैंने ये नीचे वाला हिस्सा इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और मैं इसके ऊपर फोर्स लगा, यानी एंगल, या तो मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ, सॉरी, या तो मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ, ठीक है, तो यहां से एंगल, यानी पहले यहाँ पे था फिर इसके बाद ये एंगल एक होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेन। तो हमारे पास क्या है, स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कहलाता है स्ट्रेन, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ अगर लेंथ में चेंज होता है फोर्स अप्लाई करने के बाद तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहा जाएगा, वॉल्यूम में चेंज होता है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहा जाएगा, और अगर उसके एंगल में चेंज होता है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेन। इसके बाद व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला, जैसे हमने किया था स्ट्रेस हमारी क्या थी, एक बार मैं आपको रिकैपिचुलेट, स्ट्रेस हमारे पास क्या थी जिसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया के बराबर था, और यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यही था। उसी तरह से अब स्ट्रेन की बात की जाए तो इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगी, देखिए चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, यहीं से देख लीजिए, लेंथ की यहाँ पर भी क्या मीटर आएगी और यहाँ पर भी मीटर आएगी, मीटर से मीटर कैंसिल, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होगी और कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं। सिमिलरली वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हो स्ट्रेन की क्या है, ना तो कोई डायमेंशन है और ना ही इसकी कोई भी यूनिट है, तो ये एक डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई कि किस तरह से हम इसकी बता सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस अप्लाई किया गया था उसका क्या फर्क हुआ, वो हमारा स्ट्रेन के ऊपर है। अब इसके बाद हम करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू, कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे हमारे पास नई क्वांटिटी क्या आती है, वो नई क्वांटिटी हम जो जानते हैं वो होती है बेटा हुक्स लॉ। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो वेल नोन है, जिसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ हमें ये कहता है कि हमारे पास अगर आप जितना ज्यादा ही स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये तो हो गया मैथमेटिकली कह सकते हो या फिर साइंटिफिकली, इसको अगर लेमन तरीके से समझना हो,
सीधी सी बात है बेटा, जितना ज्यादा आप लोड अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा ही स्प्रिंग में, मान लीजिए आपके पास स्प्रिंग है, अब उसमें जितना ज्यादा आप लोड अप्लाई करोगे उतना ज्यादा ही एक्सटेंशन होगा। 1 ग्राम अप्लाई करोगे तो 1 ग्राम का एक्सटेंशन होगा, 2 ग्राम अप्लाई करोगे तो 2 ग्राम के हिसाब से एक्सपेंशन होगा। इसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस हमने पढ़ा फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी हमने फोर्स लगा दिया और उसके बिहाफ पे हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, उसके लेंथ में चेंज हो रहा है, उसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या बता सकते हैं कि वो उसका असर है। ठीक है, तो यहाँ पर हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स ने ये बताया विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो इसको अगर लिखे विद इन द इलास्टिक लिमिट, अगर हम इलास्टिक लिमिट में काम करें, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या आप ये कह सकते हो कि इलास्टिक लिमिट क्या है। ये इलास्टिक लिमिट का मतलब बेटा, जैसे हमने बात की थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम कंप्रेस करते हैं, सॉरी डिफॉर्म फोर्स लगाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, या इलेंगुएट करते हैं। तो बेटा जी वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि इलास्टिक, जब तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता रहेगा तब तक वो इलास्टिक, यानी एक लिमिट हो गई जहां तक वो क्या कर सकता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। तो उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेच या कंप्रेस किया जाए तो वो क्या होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। और अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पर हम एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट ई, कोई भी करके रख सकते हैं, ई रख सकते हैं, वो आपके मैटर पे। तो इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अगर मैं ई की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से ई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, स्ट्रेस इज स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो यहाँ पर बेटा जी ये ई जो है इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी हमारे पास जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो लेंगे तब हमारे पास एक मॉडुलस आएगा, यानी प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा, जिसको हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हुक्स ने क्या कहा, जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा ही इलेंगुएशन होगा। अब जैसे कि हमारे पास ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, अब इसमें हम ये देखेंगे कि जितना ज्यादा स्ट्रेस मींस फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 50 ग्राम का, ठीक है। अगर हम इसमें नोटिस करें तो हमारे पास क्या है, ये 0 पे है, और जैसे मैंने यहाँ पर इसके 50 ग्राम लगा दिया तो यहाँ पर ग्रेडिंग पे आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ ग्रेडिंग होगी 4 या 5, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास 5 इलेंगुएशन होगी, तो मैंने लोड अप्लाई किया तो इसमें क्या हुआ, लेंथ में चेंज हुआ, दैट मीन्स स्ट्रेस से हमारा स्ट्रेन आया, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया। अब इसके बाद हमारे पास बचे, अगर मैं फिर से और इसके अंदर वेट अप्लाई करूंगी तो आप ध्यान से देखिएगा, पहले 4 है, जैसे मैंने इसे अप्लाई कर दिया तो देखिए बढ़ गया, यानी जैसे मैंने नीचे लोड अप्लाई ज्यादा किया, यानी स्ट्रेस को ज्यादा किया, उसी तरह से स्ट्रेन, यानी ये हमारे 8 पे आ चुका है। अब तीसरी बार अगर फिर से हम इसको करेंगे कि अगर फिर से हम इसको करें तो ये है हमारे पास एक और, हमने वेट अप्लाई कर दिया तो फिर इलेंगुएशन। क्या बताया, जितना ज्यादा नीचे स्ट्रेस उतना ज्यादा ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, उतनी ज्यादा ही लेंथ में हमारे पास क्या हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक ये हुक्स लॉ आपको समझ में आ गया कि इलास्टिक लिमिट, ये सारी चीजें कब होंगी, जब तक बॉडी इलास्टिक लिमिट में है। अगर इससे ज्यादा लोड अप्लाई तो खिंचता चला जाएगा, तो ये तो हमारा जो स्प्रिंग है उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहेगा। तो हुक्स लॉ ने सिर्फ इतना बताया कि जितना ज्यादा आप लोड फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करेंगे वो सारे के सारे उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में चला जाएगा विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब बात आती है बेटा, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पर हमारे पास कई बार आता है कि यहाँ पर हम लगाएं स्ट्रेस, यानी एक्स एक्सिस पे हमारे पास स्ट्रेस है और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, स्ट्रेन है। तो उस केस में हमारे पास ग्राफ कैसे आएगा, जैसे मैंने लिखा एक लोड अप्लाई किया तो यहाँ पर यानी उतनी अमाउंट में ये चेंज हो गया, दूसरा तो यहाँ पर हम जब सारी चीजें करेंगे तो ये हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। तो हुक्स लॉ में हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज ऑलवेज ए, क्या कह सकते हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यानी प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधी सी बात है। और बेटा ये चीज याद रखना, मैंने यहाँ कीवर्ड लिखा है इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट में रहेगा तब तक ये काम करता है, नहीं हमारे पास स्ट्रेट ग्राफ होगा, अदरवाइज ये स्ट्रेट ग्राफ नहीं होगा। उससे ज्यादा होगा तो आगे हम इसकी इलेंगुएशन दिखाएंगे, मैं आपको ग्राफ भी करके दिखाऊंगी किस तरह से ये हमारे पास इलेंगुएशन
आगे बढ़ता है, वहां से हम डिसाइड करेंगे कि कौन से मटेरियल की हम एसेसरीज बनवाएं। यानी आपने देखा होगा जो है गोल्ड और सिल्वर है उसी की एसेसरी हम पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। और किसकी हम शीट बनाना पसंद करते हैं, कि किसकी हम मेलेबल सब्जाइन, किस कोई सोनोरस है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कौन से डक्टाइल होते हैं, कौन से ब्रिटल होते हैं, कौन से मेलेबल सब्सटेंस होते हैं। तो ये हर एक जो मैटर है उसकी अलग अलग क्वांटिटी होती है, वो हम इसमें बाद में करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल आपको ये देखना है कि इस बुक्स ला क्या बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। चलिए, अब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। अब इसके बाद हम नया क्या पढ़ें कि हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास जो है 3 टाइप का हो सकता है, जिसको हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमारी लेंथ में चेंज करता है। तो सबसे पहले जिसका नाम है दैट इज यंग्स। फर्स्ट है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? यानी मैंने E का कांस्टेंट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन किया था, और अभी हमने किया था कि E जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बेटा हम Y से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास होता है क्योंकि अभी हमने किया स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आएगा नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यानी कैसे इसको करेंगे, देखिए ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास कोई भी वायर है, ठीक है। अब इस वायर को हमने इस तरह से इलेंगुएट कर दिया। अब इसमें हमने यहाँ पर लोड अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने लोड अप्लाई कर दिया। अब लोड अप्लाई करने के बाद क्या होगा बेटा, इसमें स्ट्रेचिंग होगी, लेंथ में चेंज। अब मान लीजिए इसके लेंथ में चेंज हुआ, मैं उसको डॉटेड लाइन से बता रही हूँ। ये लेंथ हमारा इतना चेंज हो गया, यानी हमारा वेट जो है ये W, ये x डिस्टेंस तक चेंज हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस क्या था बेटा? नॉर्मल स्ट्रेस था फेस और जो आपका फोर्स है उनके बीच में एंगल क्या होता है, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एंगल जो है ये इस साइड नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है। इलेंगुएशन नीचे की साइड, और फोर्स क्या है, ऑब्जेक्ट मींस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके सरफेस के ऊपर लगा रही है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ यंग्स मॉडुलस क्या आता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस को हमने क्या लिखा था, फोर्स पर यूनिट एरिया। लॉन्गिट्यूडिनल को डेल्टा L अपॉन में L। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, F बाय L इंटू A डेल्टा L। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक हमारे पास फॉर्मूला ये हो गया। अब मान लीजिए इस वायर की हमें रेडियस भी दे रखी है और फोर्स यानी हमने वेट अप्लाई किया है, तो W इज इक्वल टू mg के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, mgl A डेल्टा L। और अगर हमारा वायर है उसकी एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर कर दे, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला हमारा बनेगा mgl डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा L। तो ये हमारा यंग्स मॉडुलस बनेगा। यहाँ पर हमने 3 तरीके से किए। जब आपके पास न्यूमेरिकल आए, प्रॉब्लम आए, तब उस टाइम आप ये ध्यान कीजिएगा कि आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगाने से आपका डिजायरेबल रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर हमने क्या, यंग्स मॉडुलस क्या था, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और यहाँ से हमने नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया, और ये हमारे पास डेल्टा L यानी लॉन्गिट्यूडिनल की बात की थी, तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा L अपॉन L। फोर्स को हम mg और इंटू L और A डेल्टा L के ऊपर। इसके बाद बेटा जी यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। अब कोई तो ये कह सकता है कि ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसका यंग्स मॉडुलस की यूनिट क्या होगी। तो बेटा जी डेल्टा L अपॉन L, यहाँ से अगर देख ले डेल्टा L अपॉन इसकी तो कोई अपॉन L आएगा बेटा, ये डेल्टा L अपॉन में L। तो यहाँ पर इसकी कोई यूनिट नहीं होगी और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो यहाँ पर इसकी ये तो हो गया डायमेंशन है यूनिटलेस। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट होगी फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको हम पास्कल के बराबर भी कह सकते हैं। तो यानी हमारे पास यंग्स मॉडुलस की यूनिट होगी पास्कल के बराबर। यानी जब लेंथ में चेंज होए तब हम सॉलिड्स के अंदर क्या कहते हैं, हमारे पास कौन सा मॉडुलस आता है, दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट इलास्टिसिटी, यानी सेकंड नंबर की इलास्टिसिटी हमारे पास आती है, दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, यानी हम इसको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम B से कैपिटल B से डिनोट कर रहे हैं।
और इसका जो फॉर्मूला आएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नॉर्मल स्ट्रेस, ये क्यों लगाते हैं नॉर्मल स्ट्रेस ये भी मैं आपको बताऊंगी, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, यानी अगर हम देखें मान लीजिए हमारे पास कोई भी वॉल्यूम था उसको इंक्रीज कर दिया V से, हमने V प्लस डेल्टा V कर दिया, अभी किया था ना हमने। अब बेटा जी इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये इस तरह से, ये बड़ा इस तरह से है ना, तो सरफेस के अलग इनका एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल देखिए 90 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर बल्क मॉडुलस क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लेट मी सी आपको विजिबल है राइट। अब इसके बाद देखिए बेटा नॉर्मल स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस जैसे हमने अभी किया फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या लिखा था बेटा, डेल्टा V अपॉन में V। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा V इंटू V। तो ये हमारे पास हो गया फोर्स अपॉन में डेल्टा V, ये V ऊपर हो जाएगा। तो बेटा जी अगर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि पिछले वाले में हमने प्रेशर क्यों नहीं लिया, वहां पर प्रेशर बच्चे इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ ड्यू टू प्रेशर इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कि प्रेशर की वजह से एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके वॉल्यूम को कम भी करूंगी तो ड्यू टू प्रेशर ये मान लीजिए कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन में क्या होगा V माइनस डेल्टा V हो जाएगा, तो वहां पे भी हमारा नॉर्मल स्ट्रेस तो लगेगा ही ना, बट वहां पर हम क्या करेंगे नेगेटिव साइन ले लेंगे। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज V P V डेल्टा V, ये हमारे पास जो है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बन जाएगा। और उसी तरह से यूनिट इसकी क्या बनेगी, यूनिट हमारी पास्कल के बराबर ही बनेगी या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी यूनिट कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला एज यू नो M1L-1 T-2। ठीक है, इसके बाद यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर बेटा ये कंप्रेशन हो ना तो ये था एक्सपेंशन के लिए, अगर एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, अगर कंप्रेशन हो ना बेटा तो उस केस में आप डेल्टा P V बाय डेल्टा V ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके ही साथ एक आपके पास एक क्वांटिटी और है जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, इसको मैं स्मॉल के से डिनोट कर रही हूँ। कंप्रेसिबिलिटी सॉरी स्मॉल के से नहीं, यहां पर हम इसको कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कंप्रेस होने के लिए। तो कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं कैसे बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल होती है। दैट मीन्स क्या है कि अगर जिसका जो ऑब्जेक्ट जो भी आपके पास मैटर है वो जितना ज्यादा कंप्रेस होगा वो उतना ज्यादा ही उसका बल्क मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जितना आप इसको जितना कंप्रेस करेंगे तो उसकी B की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो इसको मैं इस तरह से B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/K। ठीक है, यानी जितनी ज्यादा कंप्रेस K की वैल्यू जितनी कम है, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी तो उतनी बल्क मॉडुलस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम उतना मॉडुलस ऑफ यानी जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा इलास्टिक। एक चीज और है कि बेटा जैसे मैंने अभी यंग्स मॉडुलस बताया था, यंग्स मॉडुलस क्या बताया था बेटा, दैट इज F/A डेल्टा L अपॉन में L, ये किया था ना। अब इसमें एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि Y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L। अब डेल्टा L क्या था, चेंज इन लेंथ, जिसमें जितना चेंज इन लेंथ होगा उतनी ही Y की वैल्यू क्या होगी, कम। Y यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी उतना ही वो कम इलास्टिक होगा। फिजिकल मतलब देखिए कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास रबड़, ठीक है, ये इलास्टिक यानी ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, अब इसको मैंने कर दिया 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का चेंज हो गया। ठीक है, और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको, ठीक है, अब मैं इसको वो फोर्स लगाती हूँ तो ये यहाँ पर कितना हो रहा है, ये 2 सेंटीमीटर का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर चेंज इन लेंथ है 2 सेंटीमीटर, यहाँ चेंज इन लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो यंग्स मॉडुलस के अकॉर्डिंग क्या है, जिसमें डेल्टा L जितना ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा, उतना ही कम होगा। दैट मीन्स अगर मैं रबड़ की बात करूं तो यंग्स मॉडुलस रबड़ का क्या होगा, रबड़ में ये डेल्टा रबड़ की ज्यादा है स्टील से। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस इसका जो होगा स्टील का ज्यादा होगा और रबड़ का कम होगा। इसका मतलब क्या है बेटा कि आपका ऑब्जेक्ट रबड़ इज लेस इलास्टिक देन स्टील या आयरन। अगर मैं स्टील को आयरन के मानूं तो भी, तो यहाँ पर आयरन जो है वो ज्यादा इलास्टिक होगा एज कंपेयर टू रबड़।
ठीक है, ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी किया था। तो अब मैंने आपको साइंटिफिकली, यानी आप किसी फॉर्मूला के तहत आप इसको बता सकते हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यंग्स मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चेंज इन लेंथ के। उसी तरह से ये बल्क मॉडुलस है हमारे पास, जिसमें हमने यंग्स मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किया है। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया प्रेशर डेल्टा वी अपॉन में सॉरी वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। और यहाँ पर हमने कंप्रेसिबिलिटी क्या है, तो कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल टू दैट इज बल्क मॉडुलस। दैट मीन जितना ज्यादा कंप्रेस होगा उतना बल्क मॉडुलस क्या होगा, कम होगा, और जितना कम कंप्रेस होगा उतना ही बल्क मॉडुलस ज्यादा, यानी वो उतना ही इलास्टिक होगा। वाटर और एयर एग्जाम क्वेश्चन है कि आपका वाटर है, एक आपके पास एयर है, तो जो ज्यादा कंप्रेस होगा वो उतना ज्यादा ही कह सकते हैं कम, ज्यादा कंप्रेस यानी उसकी बल्क मॉडुलस उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये हमने दो तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तीसरा हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आप इसको ध्यान से देखिए, फिर नेक्स्ट करते हैं थर्ड। नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी थर्ड टाइप ऑफ मॉडुलस है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को बेटा हम कॉमनली जे से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास एंगल से रिलेटेड, जैसे हमने स्ट्रेन की बात की थी ना, एक हमारा लेंथ में था, एक वॉल्यूम में था, तीसरा क्या था, एंगल में चेंज था। तो उसी तरह से ये हमारे पास जो रेशियो है, ये हमारे पास जो टेंजेंट, जैसे इसको करते हैं कि हमारे पास ये कोई भी बॉक्स है जिसको हमने यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ फोर्स लगाने के बाद इसकी ये वैल्यूज चेंज होती है, इसको हम डॉटेड लाइन से बता देते हैं, और इस तरह से ये, ठीक है। तो अगर हमने ये फोर्स लगाया तो ये फोर्स कौन सा था जब हमने टाइप की थी, तो टेंजेंशियल, तो यहाँ पर आएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में कौन सा स्ट्रेन, यहाँ पर हमारा शेयरिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारा एंगल चेंज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। इसको बेसिकली हम थीटा से डिनोट करते थे, अगर थीटा की वैल्यू अगर आपने देखनी है तो वो डेल्टा एक्स अपॉन में एल के बराबर है। तो ये तीसरा हमारे पास क्या हो गया, दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर हम बात करें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो यंग्स मॉडुलस के 1/3 इसके फैक्टर के बराबर है। अच्छा, एक चीज और याद आ गई बेटा कि हमारे पास यंग्स मॉडुलस में, अगर आपके पास देखिए कि हमने यंग्स मॉडुलस में क्या लिखा था, फोर्स अपॉन में एरिया डेल्टा एल अपॉन में एम, ये लिखा था ना। अब एक चीज देखी जाए कि अगर मैं किसी वायर के नीचे, मान लीजिए इसकी थिकनेस इतनी है, अगर मैं यहाँ लोड अप्लाई करती हूँ तो उस केस में क्या है, उसके लेंथ में तो चेंज आएगा, फॉर श्योर लेंथ में चेंज आना चाहिए, बट साथ में साथ उसके वॉल्यूम में भी तो चेंज आएगा। वायर पतली हो जाती है, जब लोड ज्यादा अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम क्या है, कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब हम यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं, जब हम किसी वायर के नीचे लोड अप्लाई करते हैं, तो क्या सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल की बात की जानी चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक ही नहीं? वॉल्यूमेट्रिक की तो चेंज होता है, वॉल्यूम में चेंज होता है, पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम में चेंज होता है, बट वहां पर हम सिर्फ हम क्या करते हैं, हम लॉन्गिट्यूडनल की बात क्यों करते हैं? तो बेटा जी उसका रीजन ये है कि जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो उसके लेंथ के कंपैरिजन में उसके ब्रेड्थ और जो उसकी कह सकते हैं वॉल्यूम में उतना ज्यादा चेंज नहीं आता जितना ज्यादा कि उसकी लेंथ में चेंज आता है। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही लेते हैं, ठीक है। तो हमने 3 टाइप के किए हैं बेटा, फर्स्ट है यंग्स मॉडुलस, दूसरा है बल्क मॉडुलस, और तीसरा है क्या हमारे पास, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसके बाद हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, यानी हम यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के कुछ एक न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी नेक्स्ट हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। चलिए अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे अभी हमने यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, तो मैंने कुछ एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस किए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, ए स्ट्रक्चरल स्टील रोड हैज अ रेडियस, यानी अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास गिवन है, क्या है, रेडियस दे रखी है, दैट इज 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर के अंदर दे रखी है, एंड लेंथ मीटर, अगर ये लेंथ जो है आर ये दे रखी है लेंथ, इसको अगर मैं 10 मिलीमीटर को 10 मिली करेंगे तो ये किसके बराबर, 10⁻², तो ये हमारे पास हो गई 10⁻² मीटर, ठीक है। देन लेंथ दे रखी है हमें, लेंथ दे रखी है बेटा 1 मीटर, ठीक है। इफ 100 किलो न्यूटन फोर्स, यानी 100 किलो न्यूटन, यानी दूसरी चीज हमें फोर्स दे रखी है 100 किलो न्यूटन, किलो
की जगह 10⁻³ न्यूटन करेंगे तो बेटा कितने में 10⁵ न्यूटन हो गए। ठीक है, फोर्स इट अलोंग इट्स लेंथ, यानी लेंथ के अलोंग, अगर लेंथ के अलोंग किया तो हम कौन सा है यंग्स मॉडुलस क्वाइट ऑब्वियस है, इसीलिए हमने तो लिया। तो यहां से हमें क्या निकालना है, एक तो निकालना है बेटा स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली स्ट्रेस लगेगा तो यहाँ फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास लगेगा। अब फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स हमारे पास 10⁵, अब एरिया, एरिया को देखिए बेटा क्योंकि वो लेंथ है इसीलिए हमने दूसरा फॉर्मूला भी किया था कि पाई आर, रेडियस दे रखा है तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यूज पुट करें 10⁵ है और हमारे पास जो है दूसरी चीज दे रखी है पाई, इसको लिखेंगे हम 3.14 और ये आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10⁻² का स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चे जब हम इसको सोल्व करेंगे 10⁻⁴ और ये जगह प्लस हो जाएगा 10⁹ डिवाइडेड बाय 3.14, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो आएगी 3.16 इंटू 10⁸ मीटर के बराबर। यानी हमारे पास जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस मीटर आएगी, क्या आएगी स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, बताइए हमारे पास स्ट्रेस अपॉन में फोर्स पर यूनिट है, ये हमारे पास होगी स्ट्रेस की वैल्यू पास्कल के बराबर या न्यूटन पर मीटर के बराबर, यानी हमने डायरेक्ट किया फॉर्मूला में पुट किया है। इसके बाद बेटा जी एक पूछ रहा था इलेन्युएशन का मतलब चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पे मैं स्मॉल ए क्योंकि मैंने पहले स्मॉल एरिया डेल्टा एल अपॉन में एल, ये फॉर्मूला होता है। मुझे निकालनी है डेल्टा एल क्योंकि एल हमें दे रखा है, तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा एल की वैल्यू निकालूं तो हमारे पास किस तरह से वैल्यू होगी। हाँ, एक चीज और है, वाई की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻11, यहाँ पर एक फैक्टर आ गया था y इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर, स्टील का दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम l की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा l की वैल्यू हमारे पास आएगी f इंटू एल डिवाइडेड बाय a इंटू वाई। फिर उसके बाद देखिए बेटा हमने यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू पहले से निकाल रखी है, दैट इज 3.16 इंटू 10⁸, लेंथ की वैल्यू है 1 मीटर हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस हमने किया 2 इंटू 10⁻11, तो यहाँ से अगर हम करें तो ये हमारे पास कैसे होगी, दैट इज कितना परसेंटेज, अगर हम परसेंटेज में लिखें तो 1.1259 इंटू 10 मिलीमीटर, यानी 11 ये मिलीमीटर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.59 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हमने यंग्स मॉडुलस को यूज करते हुए ये फॉर्मूला सोचा। अगर आपके पास ये पूछा जाए कि स्ट्रेस या स्ट्रेन कितना है तो भी आप निकाल, चेंज इन लेंथ है, यहाँ पर एक एडिशनल बता देती हूँ, स्ट्रेन निकालना है तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास ये होगी और एल की वैल्यू 1 मीटर है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है क्वेश्चन में जो चीजें पहले गिवन देखिए और फिर उसके बाद जो आपके पास फॉर्मूलाज है आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं सेकंड फॉर्मूला पे, सॉरी सेकंड प्रॉब्लम पे। एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट, यहाँ पर डेप्थ यानी एच की वैल्यू दे रखी है, सॉल्यूशन हम करें, एवरेज डेप्थ बता रखी है तो यहाँ एच इज इक्वल टू 3000, ये हमारे पास 3000 मीटर हो गया। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल हमें डेल्टा बी अपॉन में वी की वैल्यू को निकालना है ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन और बी की वैल्यू हमें गिवन है 2.2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर बल्क मॉडुलस दे दिया तो धड़ाक से हमें वर्क फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस क्या लिखा था, पी डेल्टा बी, सॉरी पी डेल्टा, यही था हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो सबसे पहले मुझे प्रेशर चाहिएगा बेटा, और प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि अगर डेप्थ के हिसाब से एच जी रो के बराबर होता है। एच हमारे पास क्या है 3000, जी क्या है क्योंकि वाटर है, वाटर की डेंसिटी 10⁻³ के बराबर, सॉरी वाटर जी यानी 10 के बराबर और ये डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³, तो ये हमारे पास किसके हो गया 3 4 5 6 7, 3 इंटू 10⁻7 के बराबर आ गया, यानी प्रेशर हमारे पास 3 इंटू 10⁻7 के बराबर आ गया। नेक्स्ट है हमें निकालना है डेल्टा बी अपॉन में भी, तो यहाँ इस साइड लेके जाएंगे तो प्रेशर डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस दैट इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन में भी। प्रेशर है 3 इंटू 10⁻7, बल्क मॉडुलस कितना है बेटा हमारे पास 2.2 इंटू 10⁻9,
ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो, और उसके बाद इसने पूछ रखा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब हम परसेंटेज में निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसको करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 1 यहाँ से इसका कैंसिल कर देना है, 1.3 समथिंग कुछ आएगी, ठीक है। 1.3 परसेंटेज को अगर 100 करो तो परसेंटेज यहाँ से 1.36 परसेंटेज आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू को निकाला है। तो एक दो एग्जाम्पल और भी है हमारे पास, वैसे एनसीईआरटी के बहुत ही, बस सिर्फ आपको फंडा ये क्लियर रखना है कि थ्योरी में जब आप कोई भी थ्योरी करें तो उसको प्रैक्टिकल बेसिस के हिसाब से करें, मगिंग के हिसाब से नहीं। अब आपको पता है कि y की वैल्यू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन हो सकता है, तो वहां किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे जिसकी हेल्प से आप करते हैं। तो आज हमने किया इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज हुक्स लॉ, और साथ के साथ हमने किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में किया। तो आगे हम जो करेंगे बेटा, हुक्स लॉ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट की कौन सा मटेरियल डक्टाइल होता है, कौन सा ब्रिटल होता है, और उसके बाद कोशिश करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स करने की और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। तो आज के लिए इतना काफी है।